वेलकम टू एजुकेशन लाइब्रेरी। एजुकेशन लाइब्रेरी में आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत है। आज हमारा तीसरा टॉपिक है। हमने पिछले दो टॉपिक कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम तीसरे टॉपिक की ओर आज बढ़ते हैं। और तीसरा टॉपिक जो है हमारा, ये तीसरा टॉपिक लंबाई, भार, आयतन, समय एवं मुद्रा की इकाई से संबंधित है। आज हम देखेंगे कि दैनिक जीवन में जो भी होता है, गणनाएं होती है, वो गणनाएं कैसे की जाती है, उनको बड़ी इकाई या छोटी इकाई में कैसे करते हैं। आपने बचपन में अक्सर देखा होगा कि पहले जो वस्तु विनिमय का कार्य चलता था, तो वस्तु विनिमय का जो कार्य चलता था उसमें वस्तुओं को जब लेते थे तो एक मापन के द्वारा लेते थे कि जैसे कि थोड़ा सा और बहुत बड़ा, और बहुत बड़ा तो थोड़ा सा। इस आधार पर ऐसी बहुत सारी जो छोटी छोटी इकाइयाँ, बड़ी बड़ी इकाइयाँ हमने बांटी है। आज हम सबसे पहले लंबाई का मापन देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि लंबाई होती क्या है। साधारण बोलचाल भाषा में लंबाई जो होती है, जैसे कि मैं खुद खड़ा हूँ, मेरी लंबाई कितनी है, ऐसे को हम नाप सकते हैं। जैसे कि हम बहुत से तरीके रहते हैं इसमें, इकाइयों में, कि हम किस तरीके से नापते हैं। अब जो मापना रहता है उसको हम कैसे मापते हैं, वो आइए देखते हैं हम। अब सबसे पहले अगर मान लीजिए अगर आप, जैसे कि मान लो यहाँ पर जो इधर का हिस्सा दिख रहा है, ये बड़ी इकाई है, और ये वाला भी जो है ये छोटी इकाई है। ठीक, हम दोनों में लिख लेते हैं यहाँ पर। परीक्षाओं में अक्सर ऐसे ही सवाल पूछे जाते हैं कि अगर मान लो एक उदाहरण दे दिया है कि आप, ये 500 है और 500 को आपको लंबाई में कन्वर्ट करना है छोटी इकाई में, इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो वही हमको समझना है। सबसे पहले हम देखेंगे बड़ी इकाई में, ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पर 1 किलोमीटर। ठीक, ये 1 किलोमीटर जो है, ये छोटे इकाई में हम जब कन्वर्ट करेंगे तो ये आपका 10 हेक्टोमीटर हो जाएगा। मतलब अगर मान लीजिए आपका 10 हेक्टोमीटर अगर होता है कुछ भी, तो वो 1 किलोमीटर के बराबर रहेगा। या फिर 1 किलोमीटर जो होता है वो 10 हेक्टोमीटर के हिसाब से होता है। अब इसका जैसे कि यहाँ पर अगर देख लेते हैं तो 10 हेक्टोमीटर जो होता है वो 1 हेक्टोमीटर होता है। मतलब 1 हेक्टोमीटर होता है वो 10 के बराबर जो हो जाता है, वो 10 जो रहता है वो 1 किलोमीटर के बराबर हो जाता है। तो जहाँ 1 हेक्टोमीटर जो बता रहा है ये, फिर उसको बाद में अगर छोटी इकाई में देखेंगे हम, तो ये 10 डेकामीटर में हो जाएगा। 10 डेकामीटर में होने के बाद में 10 डेकामीटर जो रहता है वह 1 डेकामीटर के रूप में रहता है। ठीक है, अब 1 डेकामीटर जो रहता है वो यहाँ पर 10 मीटर के बराबर रहता है। ठीक है, 10 मीटर के ये बराबर रहता है। अब जो 10 मीटर रहता है वो 1 मीटर के बराबर रहता है। जैसे मान लो ये बड़ी इकाई 1 मीटर है और उसको छोटी इकाई के रूप में हम देखेंगे तो ये 10 डेसीमीटर हो जाएगा। मतलब अगर 10 डेसीमीटर अगर आप मानते हो किसी को, तो 1 मीटर के बराबर बड़ी इकाई के रूप में मान ली जाएगी। अब अगर मान लीजिए 1 डेसीमीटर यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है, 1 डेसीमीटर यहाँ पर जो दिया हुआ है उसको हम 10 सेंटीमीटर के नाम से जान सकते हैं छोटी इकाई में, है ना। अब अगर बड़ी इकाई में देखेंगे तो 1 सेंटीमीटर रहता है। ठीक है, 1 सेंटीमीटर जो रहता है वह 10 मिलीमीटर के बराबर रहता है। ठीक है, 1 सेंटीमीटर जो बड़ी इकाई रहती है वो छोटी इकाई में 10 मिलीमीटर में रहती है। अब इधर देख लीजिए, अब 1 किलोमीटर अगर यहाँ पर दिया है बड़ी इकाई में, तो यहाँ 1000 मीटर के बराबर। ठीक है, अब ये जो आप ये देख रहे हो 1 किलोमीटर बराबर 10 हेक्टोमीटर। ठीक है, ये इकाई अलग है और ये इकाई अलग है। अब अगर मान लो 1 किलोमीटर 10 हेक्टोमीटर के बराबर है बता रहे हैं, तो इधर अगर देखेंगे तो 1 किलोमीटर 1000 मीटर। ठीक है, आप अक्सर यात्रा करते रहते हैं और मील के जो पत्थर रहते हैं उसमें अगर मान लो जैसे कि इंदौर लिखा हुआ है, ठीक है, ये इंदौर लिखा हुआ है और इंदौर में नीचे लिखा है 65 किलोमीटर। ठीक है, अब जो 65 किलोमीटर है वो क्या है, ये किलोमीटर है। अगर इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे, है ना, मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। पहले हम आगे देख लेते हैं। 1000 जो मीटर रहता है वो 1000 मीटर क्या रहता है, 1 मीटर जो बड़ी इकाई रहती है वह 100 सेंटीमीटर की रहती है। कितनी रहती है, 100 सेंटीमीटर की। अब अगर मान लीजिए 1 मीटर जो है ना बड़ी इकाई में, अब यहाँ पर 2 दिया है, 1 मीटर यहाँ पर भी है, 1 मीटर यहाँ पर भी है। आपको बता देता हूँ वापस से, जो 1 मीटर रहता है वो
100 सेंटीमीटर के बराबर रहता है। कितना रहता है? 100 सेंटीमीटर के बराबर। अब यहाँ पर जो 1 मीटर दिया हुआ है वो 1 मीटर कितने के बराबर रहता है? 1000 मिलीमीटर के बराबर रहता है। अब यहाँ पर आप देख सकते हो, ठीक है, यहाँ सेंटी दिया हुआ है और यहाँ पर मिली दिया हुआ है ना, इतना अंतर है। 1 मीटर जो रहता है वो 1000 मिलीमीटर के बराबर रहता है, ठीक है। आगे देखेंगे हम। अब यहाँ पर 1 फुट दिया हुआ है, ठीक है। जो 1 फुट दिया हुआ है वो 1 फुट कितना रहता है? 12 इंच के बराबर रहता है ना। अगर मान लो 1 इंच जो रहती है उसके हम आगे बढ़ते बढ़ते 12 इंच पर पहुंचेंगे, जब जाके वो 1 फुट रहेगा, ठीक है। आगे देखेंगे 1 इंच जो रहता है, 1 इंच की वैल्यू दी हुई है यहाँ पर। अक्सर प्रश्नों में पूछते हैं कि 1 इंच जो रहता है उसकी वैल्यू कितनी रहती है, मतलब कितना सेंटीमीटर रहता है एक वैल्यू में, है ना, 1 इंच में। अब यहाँ पर जो बड़ी इकाई दी है 1 इंच दी है, 1 इंच जो दी है उसको हम इसमें कैसे देखेंगे, है ना। अब मान लीजिए 2.54 का सेंटीमीटर है, वो 1 इंच के बराबर है ना। अक्सर ऐसे सवाल पूछते रहते हैं। अब मैं आपको एक सवाल इसमें बता देता हूँ मैं, जैसे कि मान लो अपने यहाँ से इंदौर कितना पड़ता है? 65 किलोमीटर पड़ता है, ठीक है। ये 65 किलोमीटर है। अब इसको हमको किलोमीटर को किस में बदलना है? हमको किलोमीटर में मीटर में बदलना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या है इसकी वैल्यू देखेंगे कि 1 जो किलोमीटर रहता है ना, 1 किलोमीटर जो रहता है उसकी मीटर में कितना रहेगा? 1000 में रह जाएगा, है ना, 1000 मीटर मतलब। अब आप यहाँ देख रहे हो कि जो 65 किलोमीटर है वह 1 किलोमीटर जो है वो 1000 मीटर है। अब 1000 जो मीटर है उसको 65 में हम डायरेक्ट गुणा कर देंगे। हम अगर 1000 का 65 में गुणा कर देंगे तो वो सीधा 65,000 मीटर आ जाएगा। अभी जो 65,000 मीटर है ये क्या है? ये 65,000 मीटर जो है ये मीटर में बता रहा है ये, ठीक है। अगर मान लीजिए मैं मीटर में आपको बोलूं कि इंदौर कितने दूर है, तो ये कितना हो जाएगा? 65,000 मीटर, ठीक है। अब आगे एक और सवाल हम देखते हैं। अब एक सवाल देख रहे हैं हम कि यहाँ पर 3 वैल्यू दी हुई है, अब तीनों वैल्यू को अलग अलग बताया। जैसे कि मान लो मैंने भी आपको किलोमीटर वाला एक सवाल मीटर में कन्वर्ट करके बताया था, अब इसको भी हमको मीटर में बदलना है, ठीक है। तीनों वैल्यू जो है वो अलग अलग है। अब 3 जो वैल्यू है अलग अलग है उसको हम कैसे देख सकते हैं? जैसे 2 किलोमीटर, 2 किलोमीटर का बताया था मैंने कि जो 1 किलोमीटर रहता है, ये जो 1 किलोमीटर आपका है ये आपका कितना है? 1000 मीटर के बराबर रहता है, ठीक है। 1000 मीटर के बराबर रहता है। अब जैसे कि 7 हेक्टोमीटर है, यहाँ पर जो 7 हेक्टोमीटर है तो ये जो 1 हेक्टो रहता है, ठीक है, 1 हेक्टोमीटर जो रहता है वो आपका कितना रहता है? 100 मीटर के बराबर रहता है ना। अब अगला देख लेते हैं हम। अगला जो है 5 डेकामीटर है, ठीक है। 5 डेकामीटर है, ये आपका कितना हो जाएगा? 10 मीटर के बराबर हो जाएगा। अब आपको कुछ नहीं करना है, सीधा सा गुणा करना है इसमें, ठीक है। इसमें अगर गुणा करेंगे तो 2 गुणित 1000, ठीक। और उसके बाद में 7 हेक्टोमीटर का हम सीधा सा 100 में गुणा कर देंगे। फिर उसके बाद में 5 का 10 में गुणा कर देंगे। अब इसका गुणा करने के बाद में यहाँ पर कितना आ जाएगा? 2750। अब इसको हम मीटर में जोड़ रहे हैं। ये जो 2 किलोमीटर है, 7 हेक्टोमीटर है, 5 डेकामीटर है, इनको हमको मीटर में संयुक्त रूप से जो संख्या रहती है उसको बताना है हमको। तो इन को जोड़ने पे हम सीधे यहाँ पर 2750 मीटर आ जाएगा। तो ये ऐसे सवाल हमारे थे आज लंबाई के मापन के। ऐसे बहुत से सवाल रहते हैं, बहुत से अलग अलग से संख्या में या घुमा के पूछ सकते हैं। तो आपको सीधे तरीके से मैंने जो आपको अभी बताया हुआ है कन्वर्ट करना, वो अगर आप सीख लोगे तो आप ये डायरेक्ट ऐसे कर सकते हो। अब हम भार का मापन करेंगे। पहले हमने लंबाई का मापन करा था, अब भार का मापन करेंगे, ठीक है। क्या होता है कि जो उसमें हमने किया था ऐसे ऐसे इसमें भी ऐसा ही होगा। अब क्या होता है कि जो टन रहता है मीट्रिक टन, है ना, आप कभी भी मंडी जाते हो, है ना, तो कभी भी ये सुनते हो ना कि यार इतना टन माल आया हुआ है, इतने टन गेहूँ आया हुआ है ना। तो उसको कैसे हम इसमें ट्रांसफर या कन्वर्ट करते हैं, सब चीज़ देखेंगे।
जो 1 मीटर टन है ना, सॉरी 1 मीट्रिक टन है, जो मतलब 1 मीट्रिक टन जो होता है वह 10 क्विंटल के बराबर होता है। अगर मान लो यहाँ पर मैंने आपको 200 क्विंटल बताया, ठीक, 200 क्विंटल अगर माल मैंने आपको बताया है ना, और अगर हमको 1 मीट्रिक टन में अगर कन्वर्ट करना है तो उसको हम क्या करेंगे, 200 में हम सीधा किससे भाग देंगे, 10, 10 दूना 20, ये कितना हो गया, ये हो गया 20 मीट्रिक टन, है ना। अगर 1 मीट्रिक टन अगर ये अगर कभी होता है तो उसको हम 10 क्विंटल में बता सकते हैं, ठीक है। अब 10 क्विंटल अगर जो रहता है ना, ये 10 क्विंटल है, ये क्या है, छोटी इकाई है और ये बड़ी इकाई है। अब इधर 1 क्विंटल माल दिखता है, 1 क्विंटल अगर है तो जो 1 क्विंटल है, एक क्विंटल होता है, वो 1 क्विंटल अगर जो बड़ी इकाई है तो उसको हम 100 किलोग्राम में, है ना। हमने अक्सर देखा है कि अगर 100 किलोग्राम रहता है तो उसको 1 क्विंटल बोलते हैं, ठीक है। ये आपने आम भाषा में हमेशा आप क्रय विक्रय करते हो किसी भी सामान का तो आप वहाँ पर सुनते हो, है ना। तो यह एक नॉर्मल बात है जिसमें आपको ज़्यादा इसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब 1 किलोग्राम रहता है तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि ये तो पहली बार आप सुनोगे 10 हेक्टोग्राम होता है, 1 किलोग्राम रहता है, इसको हम छोटी इकाई बोलते हैं। और 10 हेक्टोग्राम रहता है, 10 हेक्टोग्राम क्या होता है, ये 1 किलोग्राम के बराबर होता है, ये छोटी इकाई बोलते हैं हम, तो है ना। अब आगे अगर देखेंगे तो 1 हेक्टोग्राम जो है, तो 1 हेक्टोग्राम है, ये कितना है, 10 डेसीग्राम के बराबर है, ये छोटी इकाई है, हम छोटी इकाई देख रहे हैं यहाँ पर। अगर 1 हेक्टोग्राम अगर कोई बताता है कि अगर 1 हेक्टोग्राम अगर चावल है तो 10 डेसीग्राम के बराबर छोटी इकाई में मापते हैं। अब अगर हम यहाँ देखेंगे तो 1 डेकाग्राम है ये, ठीक है। 1 डेकाग्राम है तो 1 डेकाग्राम जो 10 ग्राम के बराबर होता है, ठीक है। 1 डेकाग्राम 10 ग्राम के बराबर होता है। और एक जो ग्राम है ना, 1 ग्राम आप देखते हो ना, 50 ग्राम, 25 ग्राम, 100 ग्राम, है ना, तो ऐसे छोटी इकाई चल रही है। तो जो 1 ग्राम है उस 1 ग्राम को हम डेसीग्राम कह सकते हैं, है ना, जिसको हम 10 डेसीग्राम बोलते हैं, ठीक है। 1 डेसीग्राम रहता है, 1 डेसीग्राम जो रहता है वो 10 सेंटीग्राम के बराबर रहता है, ठीक है। ये सबसे छोटे से छोटे इकाई है और ज़्यादातर प्रश्न ऐसा ही पूछते हैं, तो ये आपको थोड़ा सा इसको थोड़ा समझना पड़ेगा, ठीक है। अगर रटोगे तो आप भूल जाओगे, तो आप क्या करो, इसको सीधे तरीके से समझो बस, कि 1 डेसीग्राम जो रहता है 10 सेंटीग्राम के बराबर रहता है, ठीक है। अब इधर अगर हम देखेंगे तो 1 सेंटीग्राम है ना, 10 सेंटीग्राम पे खत्म हुआ, तो इसकी जो 1 इकाई है यहाँ पर 10 इकाई के बराबर होता है ना, 1 इकाई है, 1 इकाई कितनी है, 1 सेंटीग्राम है। और 1 सेंटीग्राम जो होता है वो 10 मिलीग्राम के बराबर होता है ना। अब 10 मिलीग्राम के बराबर जो रहता है, ठीक है। अब आगे हम देखेंगे यहाँ पर जो 1 किलोग्राम है ना, 1 किलोग्राम है। अब यहाँ पर 1 किलोग्राम है, यहाँ पर तो दोनों में अंतर रहता है। जो 1 किलोग्राम है वो 1000 ग्राम के बराबर रहता है। आप अगर 1 किलो अगर शक्कर लेने जाओगे तो शक्कर में कितना रहेगा ग्राम, वो रहेगा आपका 1000 ग्राम के बराबर रहेगा, ठीक है। 1 ग्राम बताया आपको यहाँ पे कि 1 ग्राम है, ठीक है। अब 1 ग्राम जो है ये बड़ी इकाई है। अब 1 ग्राम के अंदर छोटी इकाई और बताई है उसने, तो वो कितनी है, 1000 मिलीग्राम है। अब यहाँ पे सिर्फ ग्राम बताया था, पर यहाँ पर और छोटी इकाई है, मतलब ग्राम के अंदर ही उसने बता दिया है कि 1000 मिलीग्राम है, ठीक। अब यहाँ पर 1 टन बताया और यहाँ पर भी 1 मीट्रिक टन है। यहाँ पर शब्द का अंतर है, यहाँ मीट्रिक है और यहाँ पर सिर्फ टन है ना। इतना आपको समझना पड़ेगा कि 1 टन है यहाँ पर सिर्फ, और वहाँ पर 1 मीट्रिक टन है, ठीक। 1 टन है जो कितना है, वो 2240, कितना है, 2240 पौंड है। पौंड सबसे छोटी इकाई होती है ना, बहुत ही छोटी। तो आपको वो ज़्यादातर मतलब ऐसे ही सवाल पूछते हैं, वो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि 1 टन जो रहता है, अब यहाँ पर कितना है, 1 मीट्रिक टन मतलब कितना है, 10 क्विंटल बताया है ना, बड़ी से बड़ी इकाई है। ये जो आपको दिख रहा है ये बड़ी से बड़ी इकाई है, और ये जो छोटी इकाई है तो इसको कितना है, 1 टन मतलब 2240 पौंड है ना। अब यहाँ पर 1 किलोग्राम है, तो 1 किलोग्राम कितना होता है, 2.204 पौंड, कितना है, 2.204 पौंड। 1 ग्राम है तो 1 ग्राम कितना है, 1 ग्राम यहाँ पर भी था, 1 ग्राम यहाँ पर भी था। तो यह बड़ी इकाई और ये छोटी इकाई है ना।
1 ग्राम जो रहता है वो कितना रहता है 15.432 ग्रेन। तो ये आपको थोड़ा समझना पड़ेगा। आइए अब हम एक सवाल देखते हैं। तो नाम का व्यक्ति है, वो राम नाम का व्यक्ति मंडी में से सामान लाता है। राम मंडी से, है ना, राम मंडी से कितना लाता है 25 किलो 250 ग्राम। ठीक है, ये अगर आप वो गेहूं ला रहा है, इसको क्या बोलेंगे हम, गेहूं लाया। ठीक, अब क्या करना है, ये लाया है, अब उसमें उसने कितना माल बेच दिया, माल बेच दिया। ठीक, कितना बेचा 0.4, ठीक, दशमलव में बता रहा हूँ मैं ना, 0.4010, ठीक, ग्राम बेचा। इसमें जो बेचा है तो बचा कितना है ना, ये बचा कितना है ये हमको बताना है। अब जैसे मान लो 25 किलो है यहाँ, तो 25 किलो है ये, ठीक, तो ये दशमलव लगा लेंगे हम, और 250 ग्राम है। ठीक है, अब हमको यहाँ पर घटाना है, तो 0.4.010, ठीक है। अब हमको बताना है कि कितना माल बचा हुआ है शेष। तो क्या करेंगे, 0 का 0, 5 का 1, 4 और 2 का 2, ठीक है। अब 10.5 में से 4 जाएगा तो 1 और 2 का, ठीक है। तो ये जो बचा है ग्राम, ये ग्राम कितना है 21 किलो 240 ग्राम है। तो ऐसे सवाल बनते हैं, तो आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा कि दशमलव का इनका कैसे ध्यान रखना है। अब हम आयतन का मापन देखेंगे। पहले हमने लंबाई भार का मापन देखा, उसी के आधार पर उसी के जैसे ही आयतन का मापन भी ऐसा ही रहता है, छोटी इकाई बड़ी इकाई के रूप में। अब जैसे कि मान लो 1 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर हम जो बात कर रहे हैं वह जैसे कि मान लो पानी हो सकता है, तेल हो सकता है, जो भी कुछ हो, तरल पदार्थ जो रहता है वह आयतन के अंतर्गत आता है, आयतन के द्वारा मापन कर सकते हैं। अब जैसे कि मान लो 1 सेंटीमीटर है ना, 1 सेंटीमीटर रहता है तो उसकी छोटी इकाई क्या रहती है 10 ml के बराबर रहती है, मतलब 10 मिलीमीटर हो सकती है। अब अगर मान लो 10 मिलीलीटर होती है, तो यहाँ पर जो बड़ी इकाई 1 लीटर बता रही है, जो 1 लीटर रहती है वह 1 लीटर बड़ी इकाई के अंदर ही 1 डेसीमीटर के अंदर रहती है। अब जो 1 डेसीमीटर रहती है, ऐसे कि इसे 1 हेक्टोमीटर रहता है, 1 हेक्टोमीटर रहता है ना, तो उसमें ना 10 डेकामीटर के बराबर होता है। जैसे कि मान लीजिए हमने ये जो लंबाई और भार में देखा था, तो वह भी ऐसे ऐसा ही था। तो आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, सिर्फ 1-2 बार वीडियो को देखना पड़ेगा, और आप पीछे भी जाकर वापस से इसको देख सकते हो और समझ सकते हैं, है ना। 1 डेसीमीटर जो रहता है, 1 डेसीमीटर 10 सेंटीलीटर के बराबर रहता है। देखो कभी सेंटीमीटर आ जाता है ना, या मिलीमीटर आ जाता है, या सेंटीमीटर आ जाता है, तो इसमें बहुत सारे कंफ्यूज हो जाते हैं कि कब कहाँ पर कौन सा रहता है। मैंने आपको बताया था पहले भी, तो आपको इसमें ना थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। 1 डेसीलीटर जो रहता है ना, मतलब जो 10 सेंटीलीटर है ना, 10 जो है वो उसकी 1 इकाई है, ये तो छोटी इकाई है। अब इसका 1 बनेगा, कितना बनेगा 1 डेसी जो रहता है लीटर बनेगा, ठीक है। अब उसके बाद में 1 डेका लीटर है ये, तो जो 1 डेका लीटर रहता है वह 10 लीटर के बराबर रहता है। जैसे इसमें मैंने अभी आपको समझाया था कि जो एक बड़ी इकाई 1 डेका लीटर है, तो उसमें जो छोटी रहती है ये 10 लीटर के बराबर हो सकती है। अब यहाँ पर जो गैलन है ना, ये सबसे छोटी इकाई है। अगर आप नापते हो कुछ भी, तो ये सबसे छोटी इकाई रहती है गैलन। गैलन के ऊपर बहुत सारे सवाल भी पूछते हैं, और संख्या या फिर घुमाकर भी पूछ सकते हैं। अगर 1 गैलन जो रहता है इसकी छोटी इकाई 10 लीटर के बराबर रहती है। अगर आपके मान लो 500 लीटर बोला है ना, 500 लीटर जो जल है, ठीक, 500 लीटर जो जल है, 1000 लीटर की टंकी जो रहती है, उसमें अगर आपका 500 लीटर जल भरा हुआ है, और आपको बोला है कि इसमें कितना गैलन भरा हुआ है ना, तो आप क्या करोगे, इसमें 500 में 1 का कितना 500 में 1 का भाग दे दोगे आप, ठीक है, नहीं 10 का भाग दे दोगे, सॉरी 10 का भाग दे दोगे आप, तो इसका कितना आ जाएगा 10 से 5 50, तो कितना हो जाएगा ये 50 गैलन पानी हो सकता है ये, ठीक है। अब एक सवाल देखेंगे हम, एक सवाल दिया हुआ है ये, इसको थोड़ा, ये सवाल ऐसा है कि बहुत बार सीटेट एमपीटेट
और रिपीटेड बहुत सारी स्टेट जो होती है उसमें सवाल ऐसे पूछ सकते हैं संख्या बदल बदल के। तो एक सवाल मैं आपको प्रश्न सुनाता हूँ, प्रश्न आप थोड़ा ध्यान देना। एक गिलास के दोनों सिरे समान माप के है ना, जैसे कि जो गिलास बना हुआ है, ठीक है। अब ये सिरे दिए हुए है ना, ये सिरे दिए हुए हैं, ठीक है। ये जो सिरे है ये दोनों सिरे समान है ना, दोनों सिरे समान है। और इसका क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है, 25 सेंटीमीटर के बराबर दिया है, ठीक है। उसमें आधा जल भरा है, कितना भरा है ये आधा जल भरा है, आधा जल भरा है। यदि उसके सिरे का एक क्षेत्रफल 25 सेंटीमीटर हो तथा 16 सेंटीमीटर घेरा हो, मतलब अगर इसका जो घेरा ही वो 16 सेंटीमीटर हो तो गिलास में कितना पानी आ सकता है, ठीक है। ऐसे सवाल पूछते हैं तो हम ये जो कुल पानी है उसका एक सूत्र रहता है, वह सूत्र इस प्रकार से रहता है, जैसे कि ये पाई है R2H बटे 2, ठीक है। अब यहाँ पर जो सवाल है इसको हम इस तरीके से करेंगे, ठीक है। यह सूत्र है। तो आप क्या करो इसको, सबसे पहले कि आप जो 25 सेंटीमीटर है, 25 मल्टीप्लाई 16 2, ठीक। ये जो सवाल है इस सूत्र का, जैसा कि कुल अपन क्या निकाल रहे हैं, इसका कुल पानी निकाल रहे हैं। तो जो कुल पानी निकाल रहे हैं तो इसको क्या करेंगे हम, 2 से 8 काट देंगे और 25 का 8 में गुणा कर देंगे। तो 25 40 के शून्य 80 का 4 8 2 16 और 4 200, तो ये 200 सेंटीमीटर 3। इस तरीके से उत्तर इसका हो सकता है। ऐसे बहुत सारे सवाल रहते हैं, आपको थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, सेट छुड़ाना पड़ेगा और कवर अच्छे आसानी से हो जाएगा। अब हम समय का मापन देखेंगे। समय के मापन में भी इकाई दी हुई है। ज़्यादातर बाल विकास में भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो प्राथमिक स्तर पर जो बच्चा रहता है वह महीने और सप्ताह के नाम और तारीख भरी, है ना, कैसे कौन से उम्र में कर सकता है ना, मतलब जान पहचान जो पहचान सकता है वो कौन सी उम्र में कर सकता है। तो 8 से 9 साल का जो बच्चा रहता है वो बच्चा आसानी से समझने लग जाता है, ठीक है। अब आगे हम देखेंगे कि सबसे पहले क्या होता है कि जो समय रहता है ना, जो समय रहता है, एक घड़ी रहती है ना, ये घड़ी है, एक घड़ी 1 से लेके तो 12 तक, है ना, 12 तक का जो समय रहता है वो मिनट सेकेंड और घंटे के हिसाब से चलता रहता है ना। अब जो भारतीय घड़ियाँ जो रहती है या फिर अंतर्राष्ट्रीय रहती है या फिर रेलवे की जो घड़ियाँ बोलते हैं ना, उनको हम 12-12 के हिसाब से बोलते हैं। 12 जो रहता है उसके अनुपात में बांट सकते हैं। जैसे कि पूर्वांक जो रहता है ना, तो पूर्वांक को हम AM बोलते हैं, ज़्यादातर AM रहता है ना, तो उसको हम क्या बोलते हैं, जैसे कि आज रात की 12 जो मतलब आज रात से 12 बजे से सुबह की 12 बजे तक का जो टाइम रहता है, समय रहता है, वो हम पूर्वांक के नाम से जानते हैं। और जो अपराह्न रहता है तो दिन के 12 बजे से रात के 12 बजे तक ये रहता है अपराह्न, ठीक है। ऐसे हम समय को कर सकते हैं। ज़्यादातर रेलवे की जो घड़ियाँ रहती है वहाँ पर 12 के बाद से 13 14 इस प्रकार से समय बताया जाता है ना। और ज़्यादातर ऐसे ही सवाल पूछे जाते हैं। अगर मान लो पूर्वाह्न का टाइम दे दिया और पूर्वाह्न का टाइम जो दिया है उसमें बोला है कि 16:25 है ना AM। अब आपको पूछ लेंगे कि ये जो अंतर्राष्ट्रीय घड़ी जो रहती है या रेलवे की जो घड़ी रहती है उसको हमको जो हमारे दैनिक दिनचर्या जो रहती है उसमें जो घड़ी रहती है उसमें हमको ट्रांसफर करना, कन्वर्ट करना है, तो ये कितना बज रहा है ना, ये कितना बज रहा है, तो ये हमको ऐसा वहाँ 4 ऑप्शन देंगे, उसमें से हमको बताना पड़ेगा, है ना। जो 16 रहता है वो जैसे कि मान लो 12 13 14 15 और 16, तो ये कितना 4 है, ये ठीक 4:25 AM, है ना। तो ये ऐसे प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं। और आगे देखते हैं हम, है ना, जैसे कि मान लो 60 सेकेंड रहता है, ठीक है, 60 सेकेंड रहता है वह 1 मिनट के बराबर रहता है ना। और अगर आगे देखेंगे हम तो 60 मिनट जो रहता है वो 1 घंटे के बराबर रहता है ना। ज़्यादातर स्कूलों में या हम कॉलेजों में या कहीं पर भी अगर देखते हैं तो 40-40 मिनट के या फिर 45 मिनट के पीरियड रहते हैं, है ना। तो वो 60-60 मिनट से इस तरीके से हम समझ सकते हैं, ठीक।
आगे हम देखेंगे जो एक दिन रहता है वो 24 घंटे का रहता है ना। जैसे कि रात की 12 बजे से अगले सुबह की वापस से रात की 12 बजे तक 12 + 12 के हिसाब से 24 घंटे का एक दिन रहता है ना। अब 15 दिन जो रहते हैं है ना, 15 दिन रहता है वह एक पक्ष के बराबर होता है। ठीक, एक पक्ष के बराबर 15 दिन का हो सकता है ना। अब यहाँ पर 30 और 31 दिन लिखे हुए हैं है ना। कोई महीना कोई एक महीना ऐसा रहता है जिसमें 30 दिन रहते हैं, या फिर कोई एक महीना जो ऐसा रहता है इसमें 31 दिन रहते हैं है ना। उसको हम इसे उंगली के द्वारा भी नाप सकते हैं है ना। जैसे कि मान लीजिए ऊपर का हिस्सा जो रहता है वो अगर उभरा है तो उसको हम 31वां बता सकते हैं, और जो निचला हिस्सा रहता है वो हम 29, 28 या 30 दिन के हिसाब से बता सकते हैं। ठीक है, अब जैसे मान लो 30 और 31 दिन का रहता है तो उसको हम एक महीने के बराबर कह सकते हैं। अब यहाँ पर आ रहा है 365 और 366 दिन। ठीक है, 300 अक्सर 365 और 366 दिन क्या होता है जो एक वर्ष के बराबर होता है। जैसे कि सबसे पहले तो जो 365 रहते हैं वो 365 एक वर्ष के बराबर होता है। अब यहाँ पर 366 दिन आ रहा है ना, तो 4 साल में एक बार आता है। ठीक है, आपको पता होगा लीप वर्ष किसको बोलते हैं। लीप वर्ष ऐसा महीने को बोलते हैं जहाँ पर 29 दिन आते हैं है ना। और एक कब आता है, सिर्फ 4 साल में एक बार। ठीक है, तो इसको हम लीप वर्ष करते हैं। और पूरे वर्ष का हम दिन अगर टोटल निकालेंगे तो 366 दिन हो सकता है। ठीक, आगे देखेंगे 12 महीने रहते हैं है ना। 12 महीने रहते हैं तो एक वर्ष हो जाता है उसका, या एक वर्ष को हम 12 महीने कह सकते हैं है ना। तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर है ना। इस तरीके से रहता है। अब ये क्या बोलते हैं, और जो 100 वर्ष रहते हैं, ठीक, 100 वर्ष रहते हैं वह एक शताब्दी के बराबर रहता है ना। जैसे कि मान लो अक्सर सुना होगा 20वीं सदी है ना यार, बड़ा समझ के रहना पड़ेगा अपने को है ना। तो जो 20वीं सदी रहती है तो वह कैसे रहेगी 20वीं सदी, या 1901 से लेके 2000 तक। ठीक, ये क्या रहेगी, ये 20वीं सदी रहेगी। अगर मान लो अभी अगर आपने सुना कि 21वीं सदी का जमाना आ गया है ना, बहुत मॉडर्न बन रहा है, 21वीं सदी का जो जमाना आ गया तो वो अभी क्या चल रहा है, 2020 चल रहा है ना। और 2020 में कैसे चल रहा है, 21वीं सदी के बराबर चल रहा है। ठीक है, तो जो 100 वर्ष रहते हैं वह एक शताब्दी के बराबर रहते हैं। अब 7 दिन रहते हैं है ना, 7 दिन रहते हैं वो एक सप्ताह के बराबर रहते हैं। और जो एक 2 पक्ष रहते हैं है ना, 2 पक्ष रहते हैं 15-15 दिन के। हमने यहाँ पर देखा है जो एक पक्ष रहता है ना, जो एक पक्ष रहता है मतलब 15 दिन का जो एक पक्ष रहता है ना। ऐसे कि ऐसे 15 + 15 30 दिन का 2 पक्ष रहता है ना, उसको हम एक महीना बोल सकते हैं। ये जो 2 पक्ष रहते हैं उसको 2 पक्ष को हम क्या बोलते हैं, एक कृष्ण पक्ष और एक को हम शुक्ल पक्ष के नाम से जानते हैं है ना। गांव की भाषा में बोलते हैं ना, अंधेरा चल रहा है, उजाले चल रहा है, इस तरीके से ये कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष रहते हैं। और जो 52 सप्ताह रहते हैं है ना, 52 सप्ताह रहते हैं 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक जो दिन रहते हैं वह 52 सप्ताह के अंतर्गत आते हैं, जो एक वर्ष के बराबर रहता है। ठीक है, अब जो 10 वर्ष रहते हैं है ना, जैसे कि 2002 से 2010, 2011 से 2020 है ना, जो ऐसे रहते हैं। जो 10 वर्ष जो रहता है उसका एक दशक बोलते हैं है ना। अब बोलते हैं ना जैसे कि यार शिक्षा के क्षेत्र में 1 दशक बीत गया है, या फिर कुछ ऐसी बात चलती है जिसमें वो 1 दशक के बराबर हो गया है, वह 1 दशक रहता है 10 वर्ष का। अब जो 12 वर्ष रहते हैं है ना, 12 वर्ष जो रहते हैं वह एक युग के बराबर रहता है ना। एक युग मतलब जैसे मान लो 12 + 12 + 12 + 12 कितने हो गई है, 36 वर्ष। अब 36 वर्ष कितने हो गए, 4 युग हो गए हैं। इस तरीके से सवाल अक्सर पूछते रहते हैं। अब एक सवाल देखेंगे हम आगे कि सवाल कैसे बनते हैं। अब एक सवाल देख लेते हैं समय पर आधारित। अब जो सवाल रहता है वो हम देखते हैं, जैसे कि एक व्यक्ति है ना, रोहन नाम का जो लड़का है वो करीब 9:15 पर है ना, सुबह 9:15 पर स्कूल गया निकलता है। ठीक है, और करीब 2:45 पर है ना, 2:45 और वापस वह घर आता है। ठीक है, अब इसमें साफ साफ बताया हुआ है कि 4 जो घंटे रहते हैं 4 घंटे, वो 4 घंटे उसने स्कूल में बिताए है ना, इसमें बताया हुआ है। अब हम क्या करेंगे
कि 9:15 से 2:45 तक का जो समय रहता है, उस समय में उसका आना जाना भी हो गया है और स्कूल में रुकने का भी हो गया है। तो हमने इनको मतलब जो निकाला है तो वो करीब हुआ 5 घंटे 30 मिनट। ठीक है, अब आने जाने का समय निकाला, आप 4 घंटे यहाँ पर दिए उन्होंने कि वो रुका है, तो 5 घंटे 30 मिनट में 4 घंटे हमने घटाए, तो ये आया है 1 घंटे 30 मिनट। अब 1 घंटे 30 मिनट में वह गया भी सही और आया भी सही। ठीक है, तो इस तरीके के सवाल अक्सर पूछे जाते हैं। अब हम देखेंगे मुद्रा का मापन। अभी तक हमने लंबाई, भार, आयतन और समय, इन सभी का मापन देखा है और इसके साथ में हमने सवाल भी देखे। सभी की इकाइयाँ भी जरूरी है, जो छोटी इकाई और बड़ी इकाई के रूप में होती है। अब जो मुद्रा का मापन रहता है, तो मुद्रा का जो मापन है ना, तो मुद्रा का मापन अलग अलग देश में अलग अलग रूपों में या चिन्ह में रहता है। जैसे कि मान लो भारत की बात करते हैं, तो भारत का जो रहता है उसका चिन्ह ये दिया गया है। ठीक है, अगर मान लो पाकिस्तान का है या किसी और का, जैसे कि अमेरिका का है, तो अमेरिका का हम डॉलर में कहते हैं, या यूरोप का यूरो में बोलते हैं। इस तरीके से अलग अलग रहती है। ठीक है, अब अगर भारत की बात करें, तो भारत में रुपये को, जो रुपया रहता है उसका जो सिंबल है, इस सिंबल को करीब 2010 में अक्सर ये सवाल पूछा जाता है कि अगर मुद्रा का अगर मापन में अगर कभी सवाल आया है तो उसमें चिन्ह का भी पूछते हैं कि चिन्ह कौन सा है, तो चिन्ह इस तरीके का दर्शाया जाता है। ठीक है, और इसकी पहचान कब मिली, भारत सरकार ने कब जारी किया गया इसको, चिन्ह को, ये 2010 में जारी किया गया। और इसको बनाया था किसने, एक वेब डिजाइनर डेवलपर ने इसको बनाया था। ठीक है, और ये जो इकाई रहती है, इसकी जो इकाइयाँ रहती है, इस एक रुपया रहता है ना, मात्र 1 रुपया। 1 रुपया कितने पैसे के बराबर रहता है, वह 100 पैसे के बराबर रहता है। ठीक है, अक्सर कन्वर्ट के सवाल आते हैं तो आपको इसे समझना पड़ेगा। जैसे कि मान लो मैंने यहाँ पर लिखा है, अब इकाई के आधार पर हम, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर 100 रुपये दिए हुए। अब जो 100 रुपये दिए हैं उसको हमको किस में कन्वर्ट करना, पैसे में कन्वर्ट करना है। तो हम क्या करेंगे, 100 में 100 का डायरेक्टली गुणा कर देंगे। तो 100 में 100 का गुणा करेंगे हम, तो ये सीधे तरीके से कितना आ जाएगा, ये 10,000 आ जाएगा। तो ये जो 10,000 है ये पैसे हो जाएंगे। ठीक है, कितने हो जाएंगे, ये 10,000 पैसे हो जाएंगे। अगर मान लीजिए आपको किसी ने बोला है कि यार 2530 है ना, 2530 जो पैसे होते हैं, ठीक, 2530 जो पैसे होते हैं, हम उसको रुपए में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो रुपए में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे हम, अब जैसे कि ये पैसे दिए हुए हैं यहाँ पर, है ना, जैसे कि हमने यहाँ पर गुणा बताया था, है ना, कि हम गुणा करके 10,000 पैसे निकाल सकते हैं। उसी के तरीके से हम इसको वापस से कन्वर्ट करेंगे। 2530 है, 2530 है, उसमें अगर हम 100 का भाग देंगे तो यहाँ पर रुपए निकल जाएंगे। तो रुपए निकालने के लिए एक सीधे तरीके से आप देख सकते हो, जैसे कि यहाँ पर कितनी जीरो लगी है, 2 जीरो लगी है, तो यहाँ पर 2 संख्या का पीछे से आप जा सकते हो। अगर यहाँ पर कितनी भी जीरो लगती है ना, वैसे तो 2 रहता है, पर जहाँ पर जितना अगर इतना रहेगा उसमें आप दशमलव यहाँ पर लगा सकते हैं। आप दशमलव लगा देंगे तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पर 25 रुपये 30 पैसे। इस तरीके से ऐसे सवाल अक्सर आते रहते हैं। एक सवाल कैसे अगर बताएंगे हम, जैसे कि मान लो 5 रुपये है, ठीक, 5 रुपये है, और 5 रुपये में हम 65 पैसे है। ठीक है, 5 रुपये 65 पैसे हैं, तो इसको हमको सिर्फ पैसे में कन्वर्ट करना है। तो कुछ नहीं करना है आपको, ये जो 5 है, ये 5 यहाँ पर लिखने के बाद में रुपए की जगह यहाँ पर दशमलव के बिंदु लगा दीजिए। दशमलव के बिंदु लगाने के बाद में आप डायरेक्ट यहाँ पर 65 लिख सकते हो, है ना, यहाँ पर 65 पैसे हो जाएगा। अब अगर मान लो इसको सीधे तरीके से लिखना है तो ये कितना हो जाएगा, 565 पैसे, ये ऐसे हो जाएंगे। ठीक है, इस तरीके से हम सवाल कर सकते हैं। बहुत जल्दी इसका प्रैक्टिस सेट भी लाएंगे और पेडोलॉजी की जो क्लास रहती है उसको भी हम करेंगे। आज हमने जो चैप्टर देखा है, इसके बाद में अगला चैप्टर कल वापस से हम नया तरीके से सवाल के साथ में देखेंगे। धन्यवाद।